टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और मैं बिना किसी औपचारिकता के आज की इस वेबिनार की के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जूली साहब, विशिष्ट अतिथि शकुंतला रावत जी, इस वेबिनार के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर जेपी यादव साहब, संरक्षक का डॉक्टर स्मिता मिश्रा और महाविद्यालय परिवार के वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स, आपने इस पुनीत अवसर पर जब सारा देश शहीद दिवस मना रहा है, गांधी जी की पुण्यतिथि है और वैसे गांधी जी कितने प्रासंगिक हैं अथवा नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन दो अवसर ऐसे होते हैं जब हम गांधी जी को उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर स्मरण करते हैं। और जब स्मरण करते हैं तो दो ही चीजें हमारे जहन में आती हैं कि वे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर तो थे ही, लेकिन मुख्य रूप से उनका जो रूरल इंडिया इज रियल इंडिया का जो एक कंसेप्ट चलता है कि जो वास्तविक भारत है वो ग्रामीण भारत है, और ग्रामीण भारत के संबंध में के संदर्भ में जब हम गांधी जी को देखते हैं तो एक विशाल व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। गांधी जी की विशेषता यह है कि वे भारतीय इतिहास, संस्कृति और यहाँ का जो जनजीवन है उसको बड़े करीबी से जानते थे। महात्मा उनके नाम पे बहुत बाद में जुड़ा, लेकिन वो किसी प्रकार का धार्मिक सिंबल, कोई भी प्रतीक चिन्ह धर्म का कभी धारण नहीं करते थे। उन्होंने ना कभी माथे पर तिलक लगाए, ना कभी उन्होंने हाथों में जो लोग ढेर सारे धागे बांध के घूमते हैं वो धागे बांधे, ना उन्होंने हाथों में ग्रह नक्षत्रों को शांत करने की अंगूठियां पहनी, ना उन्होंने अंधविश्वासों को इनको प्रमोट किया। उन्होंने एक साफ सुथरे, एक स्वस्थ किस तरह से आध्यात्मिक साधना की जा सकती है, उन्होंने कभी अपने आश्रमों में मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने कोई मूर्ति स्थापित नहीं की, लेकिन नियमित रूप से प्रार्थना सभा होती थी और उन्होंने जो एक परिकल्पना की थी दरिद्र नारायण की, वो जो ईश्वर था उनकी दृष्टि में, वह ईश्वर वही अन्नदाता है जिसे आज हम जिस किसान को हम अन्नदाता के नाम से जानते हैं। भारत में किसान प्रतिरोध की पुरानी परंपरा रही है और जो सबसे सफल परंपरा रही वो परंपरा सत्याग्रह की रही है। गांधी जी के जो किसान आंदोलन है उसको हम आंदोलन के स्थान पर गांधी जी के किसान सत्याग्रह के नाम से ही जानते हैं और उन्हें सत्याग्रही कहा जाता है। सत्याग्रह के विभिन्न स्वरूप हैं जिसमें साधारण असहयोग से लेकर के सबने अविज्ञा से लेकर के सरकारी आदेशों को नहीं मानने, करबंदी आदि विभिन्न रूप उसके रहे। और जो सबसे खासतौर पर ये मुगल काल में और राजपूत काल में राजस्थान में और दूसरे क्षेत्रों में जिसे किसान करते थे वो था पलायन करने का तरीका। यदि राज्य उनकी बात नहीं मान रहा है तो वो अपने क्षेत्रों को खाली करके पलायन कर जाते थे और उनकी समझ साफ थी कि जब हम ये खेती नहीं करेंगे तो ये टैक्स कहाँ से वसूल करेंगे। और इस पलायन के जो सबसे बड़े नमूने उदाहरण हैं, राजस्थान में आप देखें जैसलमेर राज्य में एक ही रात में रातों रात 84 गांव पालीवालों के जो पालीवाल किसान थे वे एक रात में वीरान हो गए, जिन्हें हम एक बड़े नाम आता है गांव का तो कुलधारा, जिसको आप एक हॉन्टेड विलेज के रूप में देखते हैं, लेकिन हॉन्टेड विलेज कुछ नहीं, वे गांव थे कि रेवेन्यू के या टैक्सेशन का जो वर्डन था उसके बढ़ जाने के कारण उन्हें विरोध स्वरूप पलायन करना पड़ा। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता बता ही चुके, उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ उसकी जानकारी दी।
कि 1915 में जब वो हिंदुस्तान आए तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व पहले आपको इस देश को समझना होगा और इसे समझने के लिए आप देशाटन कीजिए। तो उन्होंने सघन दौरा इस देश का किया और इस देश के दौरे का मतलब वे उन दौरों के माध्यम से ही किसानों के संपर्क में आए और किसानों को नजदीकी से देखा और किसानों की जो कार्य करने के तरीके थे, जो उनकी संस्कृति सोच थी, उससे वे प्रभावित हुए। तो आप ये देखें कि जो मैं इसको विस्तार में नहीं जाऊंगा, 1916 में वो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ में सम्मिलित हुए और वहीं से वो कांग्रेस की रीति नीति को समझ सके कि किस तरह की धारा इसमें चल रही है और कहाँ इसमें कमी है। तो आप ये देखें कि ये वो समय है जब विशिष्ट लोग ही कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का आंदोलन जन आंदोलन बन नहीं पाया है, किंतु वह जन आंदोलन बनने की ओर है। तो गांधी जी का यहाँ ये समझ थी कि जब तक इसके साथ आम जन को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। हम रस्मी तौर पर प्रस्ताव पास करते रहेंगे, हम अपने मेमोरेंडम्स भेजते रहेंगे, हम प्रेस के माध्यम से भी अपनी बात जो है उठाते रहेंगे और ब्रिटिश संसद तक भी हम अपनी बात पहुंचाएंगे। ये एक रस्म रह जाएगी। यदि इस लड़ाई को जन आंदोलन में तब्दील करना है तो वो किसानों को के बारे में उनकी समझ बन गई थी। यह वह वर्ग है जो इस लड़ाई का अगुवा बन सकता है, क्योंकि किसान में जो संयम और धैर्य है, संयम उसके जो वर्ग का वो है स्वरूप है और उसका जो परिवेश है उसमें अंतर्निहित है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं किसानों के एक वर्ष में 2 बार फसल आती है, तो आप देखिए कि 6 महीने वो इतना संयम रखता है कि खेती की बुवाई से लेकर के उसकी निराई, उसकी रखवाली, उसको पानी लगाना, उसकी उसकी सुरक्षा करना, बाड़ लगाना और वो उसके पकने तक और पकने के बाद खलिहान में पहुंचकर उसकी थ्रेसिंग के बाद जब उसके घर में आप पहुंचती है या जैसे भी तो उसकी 6 महीने वो इंतजार करता है। नहीं तो जो डेली वेज अर्नर है उसको रोजाना मजदूरी चाहिए, जो संगठित उद्योग में काम करता है उसको मंथली चाहिए, सरकारी नौकरी जो करते हैं उनको मंथली चाहिए, लेकिन किसान वो है जो संयम पूर्वक 6 महीने अपनी मजदूरी का अपने प्रतिफल का इंतजार करता है। दूसरा यह है कि उनका जो काम है वो ऐसा है कि वो अहिंसक काम है और तीसरी बात यह है कि जो कॉपरेशन का जो सहयोग का जो है वो कृषि उसका प्रतिरूप है, क्योंकि अब तो खेती के रूप बदल रहे हैं, मशीनीकरण हो रहा है और लेबर इंटेंसिव या आदमी की ज्यादा जरूरत नहीं हो रही है, उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। गाँव में भी आज लोग जो हैं इन मशीनों के सहारे चल करके फिर ताश खेल करके अपना समय बर्बाद करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। किंतु उन्होंने ये देखा धैर्य और संयम यदि किसी में है तो वो किसान में है। दूसरी बात ये थी कि सबसे अधिक जो सरकार का भार है उसे भी किसान ही वहन करते हैं। ये तो आज भी है, आज भी जितना टैक्स किसान देता है कोई नहीं देता। अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए बड़े बड़े जमींदार इनकम टैक्स नहीं देते। भाई जो लार्जर नंबर है वो जो है सबसे अधिक टैक्स देता है, क्योंकि कंज्यूमेबल गुड्स जो हैं, जो उपभोक्ता सामग्री है उसका उपभोक्ता भी अधिसंख्य जो है वो किसान है और उस पर जो एक्साइज और दूसरे जीएसटी दूसरे टैक्सेस लगते हैं उसकी वसूली उपभोक्ता से होती है। तो जो लार्जर नंबर चाहे धनी वर्ग कितनी ही बाजार में चला जाए वो उतनी परचेजिंग नहीं कर सकता, जबकि किसान इतना लार्जर नंबर में है उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बहुत जो है ये खर्चा करना पड़ता है। तो गांधी जी की एक समझ ये बनी कि एक तो यहाँ का जो किसान है उसमें संयम है और वो संयम ही जो है वही अहिंसा का पालन कर सकता है और सत्याग्रह का पालन वो करेगा जिसके कार्य में सत्य का अंश हो। जो जो कार्य में ही बेईमानी करेगा वो सत्याग्रह नहीं कर सकता। सत्याग्रह वो करेगा जो ईमानदारी से मेहनत करता है
और किसान वह व्यक्ति है जो ना तो किसी का नौकर होता है, ना किसी का मालिक होता है। वो स्वयं की जो है, जो खेती है, उसको अपना समझ करके बड़े इत्मीनान से और बड़े मेहनत के साथ वो करता है। और इत्तेफाक ये हुआ गांधी जी को उससे बढ़िया अवसर ये मिला कि जब पूरी कहानी अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताई कि राजकुमार शुक्ल जो चंपारण में किसानों के हितैषी थे, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया। और जो तीन काठिया पद्धति है, तो तीन काठिया जो भी बता दिए, कट्ठा में जो जमीन का मेजरमेंट होता है, और 3 कट्ठे में असल बात तो ये थी कि ये भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग थी, ये संविदा खेती थी। मैं संविदा खेती के बारे में आपको बता दूं, इतिहास आपने भी पढ़ा होगा। संविदा खेती की शुरुआत तो 19वीं सदी के आरंभ में ही खास तौर पर बंगाल में हुई, और बंगाल में नील की खेती के लिए हुई थी। और नील के जो प्लांटर्स थे, जो नीलहे साहब जिन्हें हम कहते हैं, वो यूरोपियंस थे जो नील की खेती करवाते थे। खेती उनकी नहीं थी, लेकिन खेती किसान की थी। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसानों को उसमें अपनी ग्रिप में ले लिया, उनको अपना बंधक बना लिया, और उस नील की खरीदारी की जो मोनोपोली है, वो भी नीलहे साहबों के पास ही थी। तो जो किसान नील पैदा करता था, उस नील का वाजिब दाम नहीं मिलता था, क्योंकि उसके लिए कोई बाजार नहीं था। उसे मनमाने मूल्य पर जो ये खेती करवाने वाला नीलहा प्लांटर है, ये जो इंडिगो प्लांटर्स की जो एक पक्षीय शर्तें थी, उन एक पक्षीय शर्तों पर उनको एक तरह से बंधक बनाए रखा हुआ था। और स्थिति ये थी, जिन बंगाल के क्षेत्रों में ये नील की खेती होती थी, वहां किसान स्वयं भूखों मरने की स्थिति में आ गया, क्योंकि वह खाद्यान्न के स्थान पर नील उपजाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो खाद्यान्न का जो अभाव पैदा हुआ, उसने सीधे तौर पर उनके जीवन को प्रभावित किया। तो उसी समय क्या हुआ है कि आपने नील दर्पण का नाम सुना होगा। एक नील दर्पण नाटक लिखा था देशबंधु मित्रा ने, और उसके बाद से हम देखते हैं 1860 में नील विद्रोह होते हैं, रिवोल्ट्स होते हैं। ये एक नई चीज थी, क्योंकि भारत में किसान प्रतिरोध के बहुत स्वरूप थे, लेकिन जो रिवोल्ट का स्वरूप सामने आया, तो इससे यह लगता है कि जो शोषण और दमन का जो भार था, वो इतना अधिक था कि किसान विद्रोह के लिए मजबूर हुआ। तो जो गांधी जी के पहले के जो आंदोलन क्या है, वो रिवोल्ट है, जिसमें संथालों का रिवोल्ट है, मुंडाओं का रिवोल्ट है, भीलों के रिवोल्ट हैं, नायकों के रिवोल्ट हैं, नायकड़ाओं के रिवोल्ट हैं, तमाम रिवोल्ट्स हैं। और वे सभी की सब स्वस्फूर्त किसान विद्रोह हैं, जो अंग्रेजों की जो दमनात्मक नीति के विरोध में विद्रोह के रूप में खड़े हुए। किंतु गांधी जी ने जब चंपारण में पहुंचे, तो उन्होंने किसान आंदोलन को एक संगठित रूप प्रदान किया। पहला काम तो था कि गांधी जी ने ये कहा कि मैं इसको ऐसे सपोर्ट नहीं करूंगा जब तक मैं अपने तरीके से एविडेंसेस के बेसिस पर ये वेरीफाई न कर लूं कि निश्चित तौर पर ये किसान जो कह रहे हैं वह पक्ष सही है, तब तक मैं कोई इसका सपोर्ट नहीं करता। किंतु जब उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, तो किसानों को सही पाया, और किसानों को जो नीलहे लोगों ने 3 कट्ठा में नील पैदा करने के लिए जो मजबूर कर रखा था, जिसके वाजिब दाम नहीं मिलते थे, और अन्य कई प्रॉब्लम्स उसकी थी, तो उससे मुक्ति का रास्ता गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के द्वारा तय किया। तो ये जो चंपारण है, वो 2 तरह से हम उसको देखते हैं। एक तो वो किसान आंदोलन को दिशा देने वाला और संगठित, क्योंकि अभी तक असंगठित हो रहे थे, उन्होंने वहां बाकायदा उनका स्थानीय ऑर्गेनाइजेशन बनाया। गांधी जी की एक कंसिस्टेंसी जरूर रही किसान आंदोलन के बारे में, कि उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल को किसान आंदोलन में सम्मिलित नहीं किया। ये आप चाहे कोई भी जो आंदोलन के देखेंगे, उसमें देखेंगे कि जैसे कांग्रेस उस समय फ्रीडम फाइटिंग के, फ्रीडम स्ट्रगल के
अगुआ दस्ते में थी, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म से कभी किसान आंदोलन नहीं करवाए गए। इस किसान आंदोलन कांग्रेस ने किया या कांग्रेस द्वारा समर्थित है। उनकी समझ ये थी कि किसान को अपने संघर्ष के लिए भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। जहां इनकी समस्या है वहां वो अपना संगठन बनाएं और उस संगठन को के साथ उससे एक कॉमन विजडम, जो एक सामूहिक बुद्धिमत्ता सम्मिलित हो जिसमें, तो कॉमन विजडम के आधार पर हम अपने कार्यक्रम और अपनी दशा और दिशा तय करें, तभी हम लोग सफल होंगे। यदि किसी विचारधारा को ला करके उसको हम प्रयोग के तौर पर सीधे यहाँ लागू करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि समस्या आपकी है। आपको उन समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही करना है, उसके हमें व्यापक नहीं बनाना है। हाँ, अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं लार्जर एरिया में तो फिर वो व्यापक भी हो सकता है। लेकिन यदि क्षेत्र विषयक या एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो उन एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हम एरिया के आधार पर ही लड़ेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए तौर पर बात करूं कि गन्ना किसान है, तो गन्ना किसान जो है सोचे कि मैं ऑल इंडिया मूवमेंट कर दूं, वो कोई आधार नहीं बनता। वो जानता है गन्ना जिन क्षेत्रों में पैदा होता है वहां गन्ना किसान की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो चंपारण के मॉडल को हर जगह इम्पोज तो नहीं किया गया, किंतु जो पद्धति विकसित हुई प्रतिरोध की, सत्याग्रह की जो पद्धति विकसित हुई, उस पद्धति को जगह जगह किसान आंदोलन में अपनाया जाने लगा। आप देखें, जो मैंने अपनी पुस्तक लिखी है राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन, उसमें जो अग्रणी मूवमेंट है बिजौलिया किसान आंदोलन, इस बिजौलिया किसान आंदोलन पे गांधीयन पद्धति का स्पष्ट प्रभाव हमको 1918-1920 के बीच में दिखाई देता है। जब बिजौलिया के किसान ने खेती करने से मना कर दिया और वो पलायन कर गया ब्रिटिश दूसरे एरियाओं में, मध्य प्रदेश या और जगह पर, और वहां उसने खेती कर ली। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा जब हम खेती नहीं करेंगे तो जागीरदार को या राज्य को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स कहां से मिलेगा। तो गांधी जी की जो पद्धति थी वो सब जगह लोकप्रिय हो गई, तो प्रयोग एक जगह हुआ और वो फुल प्रूफ जब हो गया उस सत्याग्रह की पद्धति पर, हम उसके बाद के जो किसान आंदोलन है वही देखते हैं। तो जो गांधी जी का दूसरा किसान आंदोलन की जो बात आई, खेड़ा, जिसमें बताया गया खेड़ा जो है ये गुजरात का एक जिला था, और एक स्थिति किसानों की आंदोलन के बारे में है, वो बहुत जगह मिलेगी आपको, कि क्षेत्र विशेष के किसान आंदोलन में जाति विशेष के किसानों का ही वर्चस्व रहा, क्योंकि वे अधिसंख्य होते थे और वो जाति आधार पर संगठित होना उनको आसान था। तो पटेल जाति के लोगों का ये खेड़ा का आंदोलन था। 1918 में फसल खराब हो गई और फसल खराब होने पर किसानों ने आग्रह किया कि उन्हें एक वर्ष के राजस्व में छूट दी जाए। आज तो भू राजस्व ना के बराबर है, आजादी के बाद तो समझ लीजिए लगभग भू राजस्व खत्म ही कर दिया गया। कहीं पे भी करते नॉमिनल, नहीं तो जो सीमांत किसान है उसको तो राजस्व से मुक्ति दे दी गई है। तो अब जो है भू राजस्व इतना भार नहीं है, किंतु ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड और राजस्थान में तो आप देखें कि इतना ज्यादा भार था कि किसान की अधिकांश पैदावार जो है टैक्स चुकाने में चली जाती थी। कभी कभी टैक्स चुकाने के लिए किसान को कर्ज भी लेना पड़ता था। तो मैंने एक किताब लिखी है आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास, उसमें मैंने बड़े विस्तार से, क्योंकि मेरी हिंदी में 3 ही किताबें जो किसान से संबंध रखती हैं, एक आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास, एक सामंतवाद और किसान संघर्ष, और एक राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन। और बाकी अन्य पुस्तकें मेरी जो है अंग्रेजी में है, इसमें पीस एंड मूवमेंट्स इन राजस्थान, ट्राइबल रिवोल्ट्स, this social and economic history of modern India, freedom movement in modern India, in Rajasthan, caste politics in Rajasthan, caste associations in northern India. All these are my works which are mainly concerned with the peasantry. तो जो किसानों की जो मैं बात कर रहा हूँ, वापस आता हूँ उसी पे, कि जो 1918 का मसला है वो है खेड़ा में अकाल पड़ जाने के कारण किसान राजस्व अदा करने में असमर्थ थे, और उसी के अनुसार उन्होंने जो सरकार है, सरकार की अथॉरिटीज हैं, उनसे टैक्स में मुक्ति की बात की और बॉम्बे प्रांत के गवर्नर तक उन्होंने अपनी अपील की।
इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस समय गांधी जी के लेफ्टिनेंट बन चुके थे, उनके सहयोगी थे, और वो उस आंदोलन में इन्वॉल्व हुए। और गांधी जी ने दो बातें कही कि एक तो ये आंदोलन किसी भी स्थिति में अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने अत्याचार पुलिस और सरकारी तंत्र करे, किंतु किसानों को हाथ नहीं उठाना है। तो जब ये उन्होंने सुनिश्चित कर लिया गांधी जी ने, तो उन्होंने अपना समर्थन दिया। और फिर आगे उनका उनका कहना ये था कि भाई अगर किसान जो है उस पर और ज्यादा अत्याचार भी होते हैं तो भले पलायन भले करे, लेकिन उससे हथियार नहीं उठाने हैं। तो आप ये देखें कि प्रारंभ में अहिंसावादी आंदोलन या सत्याग्रह पर का असर सरकार पर नहीं पड़ा, और उन्होंने जो है किसानों की ये जो है जमीन है जब्त करना शुरू कर लिया, किसानों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया। जो पशु हैं, घरेलू पशु, बैल भैंस गाय, इनको जो है उनकी नीलामी करने लगे। तो ये जब चला मामला, तब बॉम्बे के भी और गुजरात के खासतौर बड़ौदा और अहमदाबाद के काफी प्रबुद्ध वर्ग भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ। और उस प्रबुद्ध वर्ग के हस्तक्षेप के बाद यह हुआ कि न केवल उस वर्ष का बल्कि अगले एक साल का भी राजस्व मुक्त हो गया। और इसी क्रम में जो तीसरा बता रहे थे, वो बारडोली किसान आंदोलन, वो 1922 का नहीं है, वो हमें थोड़ा सा वो गलत याद रह गया होगा उनको, वो 1928 का है। और जो बारडोली है, ये बारडोली भी एक जिला है, ये भी गुजरात का है, ये भी पटेलों का वर्चस्व वाला इलाका है, और यहाँ ये अधिक समृद्ध था, पैदावार बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ 1925 में, सन 1925 में राजस्व में वृद्धि की गई थी। और उस राजस्व की वृद्धि के बाद क्या हुआ, 1928 जो की बात करते हैं, तो असामान्य मौसम की स्थितियों के कारण, फसलें खराब हो जाने के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई। तो किसानों ने बढ़े हुए, जो 1925 में बढ़ाया था, उस राजस्व को वापस करने की बात की कि ये बहुत ज्यादा है और इसमें छूट दी जाए। और वही सत्याग्रह के तरीके से आगे बढ़ते हुए उन्हें 25% जो जो भी राजस्व था उसके 25% की छूट मिली। तो ये सफल आंदोलन गांधी जी के रहे। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि बारडोली में बाद में आ गया, इसके बीच में मैं बात करूं तो जो असहयोग आंदोलन है, उस असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी ने वर्किंग क्लास लेबरर्स को सम्मिलित नहीं किया था। आप कहीं पढ़ेंगे स्पष्ट तौर पर, जबकि वो श्रमिकों का आंदोलन भी 1919 में अहमदाबाद में लीड कर चुके थे। और जो मजूर महाजन करके लेबर ऑर्गेनाइजेशन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसको अटला के नाम से जाना जाता है, उसका गठन हुआ। और आप ये देखें कि 1920 में जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, तो गांधी जी ने उसको अप्रूव नहीं किया, और वो इस पक्ष में ही नहीं थे कि किसानों का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो। उनकी अप्रोच लेबरर के मामले में भी वही थी कि लोकल ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए, और लोकल ट्रेड यूनियंस अपने स्तर पर जो वहां की स्थानीय समस्या लेबरर्स की है, उनको उनके लिए वो लड़ें, उसको सॉर्ट आउट करें, और वो अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें सरकार के समक्ष और पूंजीपति या उद्योगपतियों के समक्ष रखें। और जो अनसुईया बेन साराभाई, जो साराभाई ग्रुप के सेठों की बहन थी, वो एक समाज सेविका थी, उन्होंने लेबरर्स के लिए बहुत काम किया, और शुरू का आंदोलन उन्होंने लीड किया, और उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। तो जब असहयोग का समय आया, तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम इसमें जो ये कारखाना श्रमिक हैं, इनको सम्मिलित नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसके दो कारण है कि इनके शामिल होने से आर्थिक क्षति होगी, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर है उसकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उसकी में एक ऐसी कल्चर है कि उसमें वायलेंस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और किसान एक ऐसी संस्कृति है जहां नॉन वायलेंस तो उनके जीवन का अंग है, वायलेंस तो वो करते ही नहीं है। तो यूं करके उन्होंने असहयोग आंदोलन में इसे अग्रिम दस्ते की भूमिका दी कि किसान हमारा अग्रिम दस्ता होगा। किंतु जैसा आप जानते हैं कि 1922 में जो चोरा चोरी की घटना हुई, वो किसान बाहुल्य क्षेत्र ही था,
किसान ही उस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे। और पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो वहां थाने में आग लगी, पुलिस वाले जले, वो घटना कैसे घटी, क्यों घटी, ये नहीं कह सकते, लेकिन उस घटना के बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को एक साथ रोक दिया। और उसके बाद के जो किसान आंदोलन है, उसी के कुछ समय बाद आप देखें कि ये अवध के जो किसान आंदोलन है, खासतौर पर रायबरेली फैजाबाद के, जहां बाबा रामचंद्र जो कि रामचरितमानस का पाठ करके किसानों को संगठित करते थे, और लेकिन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में भी अवध के किसानों ने, रायबरेली यहाँ के किसानों ने कभी कोई वायलेंस नहीं किया। तो गांधी जी की ये धारणा रही। अब मैं जो बात करना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन, इसमें एक तो ये रहा कि गांधी जी ने किसानों को अपने हालातों के प्रति जागरूक करने और अपनी समस्याओं से निपटने का एक रामबाण अस्त्र सत्याग्रह के रूप में प्रदान किया, जिसका उपयोग हम लगातार किसान और आदिवासियों के संबंध में देखते हैं कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हुए उनको भारी सफलता मिली, और ये से इसी से उसका को हम अप्रूव करते हैं। दूसरी बात ये हुई कि किसानों में जागरूकता आने के बाद जो किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाई, तो वो राष्ट्र की मुख्य धारा में उसके माध्यम से आए। तो उनमें अपने प्रति चेतना, राष्ट्र के प्रति चेतना और समाज के प्रति चेतना विकसित हुई। ये गांधी जी के किसान आंदोलन को हम देख सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक पुस्तक छपी थी, एक रामविलास शर्मा का आप नाम सुनेंगे। रामविलास शर्मा एक विचारक थे, साहित्यकार थे, हिंदी के लेखक आलोचक थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे आगरा में। अभी कुछ वर्ष पूर्व भी उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अंतिम, जो थी गांधी, अंबेडकर और लोहिया। और गांधी, अंबेडकर, लोहिया पर जो पुस्तक लिखी, उन्होंने गांधी जी के बारे में एक बात कही, क्योंकि आजादी के बाद जो स्थितियां पैदा हुई, आपको पता है कि गांधी के मार्ग पर या गांधी के ग्राम स्वराज के मार्ग पर कोई नहीं चला। गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है, वो तो उन्होंने अपने जो उनका प्राथमिक कार्यक्रम था इनका, उसमें उन्होंने रखा कि इस देश की मुक्ति का रास्ता ग्राम स्वराज से ही जाता है। और उन्होंने ग्राम स्वराज को लेकर के काफी लेख लिखे हैं। उन लेखों में आप हो सकता है कुछ लोग उससे संपर्क में आए हों, उनके लेखों का एक संग्रह है और वो विलेज स्वराज के नाम से ही है। आप देखें, ये पुस्तक आपको कहीं भी जो गांधीवादी साहित्य जहाँ मिलता है वहां मिलेगी। और मैं सलाह देता हूँ, इस किताब को हम लोग अवश्य पढ़ें। और ये किताब दोनों भाषाओं में है, ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। आपको मैं इन दोनों का चित्र बता दे रहा हूँ। तो ग्राम स्वराज करके जो इनका किताबें हैं, वो संग्रह है इनके आलेखों के, उनमें स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है कि गांधी जी की आत्मा गांवों में बसती थी। और गांधी जी कहते थे कि यदि देश का गांव खत्म हुआ तो ये देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो गांवों में निवास करता है, वो झोपड़ियों में निवास करता है, वो मिट्टी में निवास करता है, वो महलों में, वो आलीशान बंगलों में, बड़े शहरों में भारत निवास नहीं करता। और यदि हम एक आत्मनिर्भर और अहिंसक समाज की रचना करना चाहते हैं, तो वह रचना गांवों से ही संभव है, शहरों से वो नहीं हो सकती। तो मैं आपका टाइम तो इंक्रोच नहीं कर रहा हूं, मुझे बता दें जब मेरा टाइम पूरा हो जाए। हेलो हेलो सर कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए सर, कीजिए। तो क्या मैं आपको जो खास तौर पर जो मैंने गांधी जी पे काफी शोध कार्य करवाए हैं, एक विद्यार्थी, उनकी किताबें भी छपी हैं। एक विद्यार्थी ने तो राजस्थान और गांधी के ऊपर, वो आईएएस थे, धर्मेंद्र भटनागर, उन्होंने पीएचडी की थी मेरे अंडर में। उनकी वो किताब अंग्रेजी में भी छपी, अभी उसको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने हिंदी में भी छापा है। उसके पहले पंचशील प्रकाशन से मेरे शिष्य की किताब आई थी, गांधी और किसान आंदोलन। उसके पहले एक जोधपुर के ग्रंथागार से मेरी स्टूडेंट जिसने पीएचडी की थी, उसने गांधी और लेबर मूवमेंट पर काम किया था। मैंने भी कुछ थोड़े बहुत लेखन किए हैं, लेकिन मुझे 4 लाइन जो हैं वो ये जो है रामविलास शर्मा जी की समझ में आई, उसके बारे वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा,
तो वो मैं पढ़ देता हूं। प्रसिद्ध विद्वान रामविलास शर्मा ने गांधी जी के संबंध में लिखा है कि गांधी जी देश का विभाजन नहीं चाहते थे, वे उसे नहीं रोक पाए। वह कांग्रेस और सरकारी कामकाज से अंग्रेजी को बाहर करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। वो अछूतों को ऊंची जातियों के बराबर दर्जा देना चाहते थे, नहीं दे पाए। वे विदेशी पूंजी के दबाव से देश को मुक्त करना चाहते थे, नहीं कर पाए। आप तो जानते ही हैं, एफडीआई के लिए तो हम लोग अब जो है पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, वो क्यों आएगा भाई? शोषण करने के लिए आएगा ना। तो जो गांधी जी के बारे में मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, वह देश को विदेशी पूंजी के दबाव से मुक्त करना चाहते थे, नहीं कर पाए। वे चाहते थे गांधी और सारी दुनिया के लोग खादी पहने, उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। वे चाहते थे पूंजीपति, जमींदार और धनी लोग अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों के हित में करें, उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। वे चाहते थे हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो, वैसा नहीं हुआ। ऐसी उनकी और असफलताएं भी गिनाई जा सकती हैं, पर उनका प्रभाव करोड़ों पर था। भारतीय इतिहास में कोई भी एक व्यक्ति किसी भी युग में इतने विशाल जन समुदाय को प्रभावित नहीं कर सका, और विश्व इतिहास में भी किसी व्यक्ति का ऐसा व्यापक प्रभाव नहीं देखा गया। तो आप भी देखें कि ये जो उन्होंने कहा कि गांधी की असफलताएं आप गिना सकते हो, किंतु गांधी जो हैं वो कालजयी हैं, यूनिवर्सल हैं, क्योंकि वो सेल्फलेसनेस जो उनकी थी, जो वो निस्वार्थ भाव जो उनका था, उसके साथ सेवा का और अहिंसा और सत्याग्रह का जो उनका सत्य का मार्ग था, उसको उन्होंने अपना आधार बनाया। अब जो मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं कि उनका साफ कहना था, यदि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, मुझे तो दुख होता है, एक जीवंत इतिहासकार होने के साथ साथ में एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव में देखते देखते जो कुटीर उद्योग नाम मात्र के थे, आज मेरे गांव में तेल का कोई कोल्हू नहीं चलता। आज कोई कुम्हार बर्तन नहीं बनाता। खाती और लोहार गांव छोड़ चुके हैं। बुनकरों के करघों का पता नहीं रहा है, जो मैंने जिनको फंक्शनल देखा था। और जब बच्चे थे तो बुनकरों की जो वो होती थी उनकी, उसको तो कहते तो थे उसको वो दुकान ही कहते थे उसको वैसे, लेकिन जो खड्डी टाइप होती थी जिसमें उनका करघा वर्गा रहता था, वहां बैठ के वो बुनाई करते थे। हम बहुत देर तक बैठ खड़े खड़े स्कूल जाते आते उनके दरवाजे पे खड़े होकर के और जो है उसको देखते थे। तो आप देखो कि हमारे देखते देखते जब गांव के जो खेती के अतिरिक्त जो कार्य हैं वो खत्म होने चले गए, तो कैसे ये देश आत्मनिर्भर बनेगा? तो जब आप गांधी जी की पुस्तक ग्राम स्वराज को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि आज भी गांवों को जो है आधार बनाते हुए इस आत्मनिर्भर भारत की जो है हम रचना कर सकते हैं। और उस आत्मनिर्भरता के तत्व में उनका ये कहना था कि ऐसी कौन सी चीज है जो गांव को बाहर से लानी पड़े। गांव में हर चीज बनाई जा सकती है। यहाँ कपास पैदा होगा, यहाँ सूत काता जाएगा, यहाँ कपड़ा बनेगा, यहाँ मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, धातु के काम, औजार, सब कुछ बनेगा। आप क्यों छोड़े? दूसरी बात उनका ये था कि वह जो रॉ मेटेरियल है वो रॉ मेटेरियल गाँव में पैदा होता है या गांवों के समीप स्थित खानों से प्राप्त होता है। पहले तो उस रॉ मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके आप शहर में ले जाते हैं, उद्योगों में माल बनता है, फिर उस माल को सप्लाई गांव तक करते हैं। तो ये डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गांवों को ही एक आत्मनिर्भर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इकाई के रूप में स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए और उसको विकसित कर दिया जाए, तो गांव को किसी पर पराश्रित नहीं होना पड़ेगा। यही उनके ग्राम स्वराज की है। और उन्होंने ग्राम स्वराज जब बात करते हैं, आप देखिए कि हम तो अब देख रहे हैं चीजें खत्म हो गई, वो उस समय लिख गए कि आज हाथ से पिसे हुए आटे की डिमांड है, हाथ से बनाई हुई दालों की डिमांड है। आज जो है मंगोड़ी पापड़, ये गांधी जी अपने ग्राम स्वराज सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर।
हमारे जी बीच जी। में हमारे मंत्री जी जुड़ चुके हैं, हमारे मुख्य जी। अतिथि महोदय हाँ जी। श्री टीकाराम जूली जी। जी बस अभी थोड़ी देर में वो हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। जी। जी। आपसे कंटिन्यू किए प्लीज ना तो आप। हाँ मैं जो है, हाँ नहीं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हाँ समय का हाँ, अभाव तो है। तो गांधी जी जो, हाँ बिल्कुल अभाव है। आप और पूरा अभाव पूरा की बोलिए, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप पूरा बोलिए। देखिए ऐसा है, मैंने जो है, जो मैं कहना चाह रहा था आगे, तो गांधी जी ने लिखा कि आज हम, उस समय कह रहे थे वो, जब हमारे यहाँ रसायन खादों का और कीटनाशकों का उपयोग बहुत ही मिनिमम होने लगा था, उस समय उन्होंने आगाह किया था कि हम अपनी खेती को नष्ट कर रहे हैं। और उन्होंने खुद रिसर्च की है किस तरह से आपका देसी खाद बने, और वो खाद की किस तरह क्या विधि हो सकती है। वो ग्राम स्वराज नामक किताब आप पढ़ें, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, उसमें आप पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जैविक खेती जो है, यही भारतीय खेती का आधार है, और हमारे जो अपने तौर तरीके हैं उनको विकसित करने की जरूरत है, बजाय उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से लाए हुए कृषि विज्ञान को हम लागू करें, तो उससे हमारे जो खेती है, उस खेती की आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। तो वो तो स्वदेशी खेती के बारे में वो चाहते थे कि इसमें कहीं कोई विदेशी ज्ञान की जरूरत नहीं है, और एडवांस केमिस्ट्री की और केमिकल फर्टिलाइजर्स की, इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए उन्होंने इन चीजों को सिरे से खारिज किया था। आज तो, और उस समय उन्होंने कहा कि गांव के लोग अगर व्यवसाय करना चाहें तो उनके पास इतना व्यवसाय है कि वो घानी का तेल का काम शुरू कर सकते हैं, तिलहन पैदा करें अपने यहाँ का, और जो अपने गांव की आवश्यकता उसकी पूर्ति हो जाए, उसके बाद उनको, वो तो पहले भी ये कहते थे कि भाई जो प्रोडक्शन सेंटर थे ना, अगर आप भी पढ़ेंगे, आप देखो, आपने शायद नाम तो सुना ही होगा कार्ल मार्क्स का, और कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल, उस दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने जो अफसोस जाहिर किया भारत में अंग्रेजी शासन के प्रभावों को दिखाते हुए, उन्होंने कहा कि जो यहाँ की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने तहस नहस कर दिया। वो वही नहीं, वो यहाँ की जो कम्युनिटी लाइफ है उसका वर्णन करता है कि कैसे यहाँ जो पंडित है वो बच्चों को पढ़ाता है, किस तरह वो शिक्षा देता है, उनको शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, हर चीज गांव में मौजूद है। तो वो उसी को फिर रजनी पामदत्त ने अपनी किताब इंडिया टुडे में बड़े बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। तो कभी कभी अवसर मिले तो आप ये जान पाएंगे कि भारत में समय समय पर अनेक आक्रांता भी आए, अनेक नस्लों के लोग भी आए, किंतु वे भारत में समाहित होते चले गए, और भारत की जो मूल आत्मा थी, उस मूल आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर पाया। कुछ मंदिर तोड़ दिए होंगे, कुछ ग्रंथ जला दिए होंगे, उसके बाद भी यहाँ की ज्ञान, यहाँ की विज्ञान, और यहाँ की जो सुचिता है और जो विजडम है, उसको वो तहस नहस नहीं कर पाए, और वो इंटैक्ट रही, और अल्टीमेटली बाहर से आने वालों को भी उसी धारा में बहना पड़ा। तो आप ये देखिए, अंग्रेज पहले थे जिन्होंने इस देश की आत्मा को तोड़ा, और इसी का परिणाम है कि जो यहाँ की आत्मनिर्भर, क्योंकि आत्मनिर्भरता खत्म कर दोगे तभी तो गुलाम बनोगे। आज हम जब मध्यम वर्ग के लोग देखते हैं कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं, अगर काम, अपने कामों के लिए, चाहे घर का काम हो, घर में बहुत काम होते हैं, कितना हम अपने आप अपना काम कर पाते हैं, तो ये बड़ी चीज है। और अगर हमारा जो सहायक है, जो हमारा असिस्टेंट है, जो हमारे एड जो जो करते हैं, अगर वो मिसिंग हो जाए लिंक, तो हम अपने आप को बड़े असमर्थ महसूस करते हैं। क्यों? कि हमने एक हैबिट बना ली, और हैबिट बना के हमने अपनी आजादी, अब जैसे गांधी आश्रम जो थे, जिनके बारे में अभी राय साहब ने बताया कि वो जो उनका कोचरबा आश्रम, उसके बाद साबरमती आश्रम, आश्रमों की लाइफ ही देखें तो गांधी जी वही आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है, आश्रमों को भी आत्मनिर्भर था। आश्रम में सब लोग अपना अनाज बीनते थे, आटा भी पीसते थे, खाना भी, उनमें जो ड्यूटी स्तर बटी हुई थी, तो वो कि कॉपरेशन उसमें है। तो गाँव के बारे में उनकी समझ है कि भाई यहाँ पे क्या है कि शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि जितने चीजें हैं उन सब की एक दूसरे को आवश्यकता है। तो हमने क्या हुआ कि जजमानी सिस्टम को खत्म तो किया, लेकिन जजमानी सिस्टम को जजमानी सिस्टम एक कम्युनिटी सिस्टम था हमारे यहाँ का, और उसमें ऊंच नीच का, देनदार और लेनदार का मसला नहीं था, किंतु उसे एक अपमानजनक मान लिया गया कि भाई, जबकि ऐसा नहीं है। जब एक आदमी बर्तन दे रहा है और वो अगर जमींदार से अनाज ले रहा है, तो कोई अनाज वो दान में नहीं ले रहा है,
वो बर्तन दे रहा है, जजमानी के तहत देते थे, उसमें बना हुआ था कि भाई इतना अनाज आप हमको दोगे और हम इतने बर्तन आपको देंगे। बाल काटने वाला है वो भी लेता था, जितने भी काम करने वाले लोग थे सबके बटा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा साहब ये तो किसान तो इसमें दाता हो रहा है, और बाकी जो ये सहायक सेवाएं करते हैं ये तो जो है कहते हैं साहब वो हो गए, तो अभ्यागत हो गए, ये तो डिपेंडेंट हो गए। दे आर नॉट डिपेंडेंट, सब लोग जो है म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, वो तो एक जो आपसी निर्भरता है वह है। और आपसी निर्भरता का भाव तभी होगा जब हम अपने गांव को इस शहरी संस्कृति से, अब हम गांवों को बाजार के लिए सौंप दिया हमने, गांव बाजार में चला गया, और बाजार में जाने का परिणाम ये हुआ कि हमारे जो गांव की कम्युनिटी लाइफ थी वो खत्म हो गई। अब आपको अनेक गांव के आदमी को भी अनेक सेवाएं लेने के लिए कस्बे और शहर का सहारा लेना पड़ता है, और वहां कैश वाला रिलेशन हो गया कि भैया ये काम होगा इतना पैसा लगेगा। तो वो कहते हैं इन ट्रेड्स को, इसमें लिखा हुआ है कि लोग पलायन तो इसलिए करते हैं कि हम उसको रिटेन नहीं कर पाए, उसको हम रिटेन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक आत्मनिर्भर विलेज की, गांव की जो हम स्थापना करेंगे, वही आत्मनिर्भर गांव इस देश को पूरा आत्मनिर्भर बनाएगा। क्योंकि जब एक स्वायत्त शासी स्वायत्त आर्थिक इकाइयों में गांव का विकास हो सकेगा तो वो एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं होंगे, और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति वही कर सकेंगे, शोषण के शिकार नहीं होंगे। और जो उनका सरप्लस होगा वो सरप्लस शहर और कस्बों में वहां के निवासियों के जीवन यापन के लिए पैसे के बदले में दे दिया जाएगा। तो अब उसमें गिविंग हैंड रहेगा उसका, अब वो रिसीविंग हैंड है। अब जैसे आज कह रहे हैं कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को दे भी दी गई और उसको कानूनी अधिकार दे दिया कि इससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा, तो व्यापारी खरीदेगा ही नहीं, किसान का माल पड़ा रह जाएगा। अरे भाई इतना सरप्लस हम पैदा ही क्यों करेंगे हम? और जैसे अभी हम कहीं गेहूं पैदा कर रहे हैं, चावल ही पैदा कर रहे हैं, हम अनिवार्य तौर पर कपास पैदा करेंगे क्योंकि कपास हमारी आवश्यकता है। हम तिलहन पैदा करेंगे ही क्योंकि तिलहन हमारी आवश्यकता है। हम दलहन पैदा करेंगे ही क्योंकि दाल हमारी आवश्यकता है। अब क्या हो गया है, अब मेरे खेत में तो गेहूं अच्छे होते हैं, मैं दाल तो बाजार से ले आऊंगा, तो अब वो बाजार में कहां से आएगी? व्यापारी कहीं परचेज करेगा उन क्षेत्रों में जब दलहन होता है, और वहां से मिल में लाएगा, मिल में उसको वो दाल बनाएगा और फिर उसको मार्केट में लाते हुए वापस गांव तक पहुंचाएगा। गांधी जी यही कहते थे कि भाई जहाँ रॉ मटेरियल है वही प्रोडक्शन होना चाहिए, और वहां का जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो शहर और कस्बे में चले जाना चाहिए। ऐसा एक चैनल बने तभी संभव है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे हम देखते हैं गांधी जी की बातें बड़ी बड़ी होती हैं, मैं भी करता हूँ, उतना नहीं करता मैं, क्योंकि मैं तो एक जमाने में एंटी गांधी व्यक्ति था और बाद में गांधीवादी हुआ। तो ये मुझे गर्व है कि गांधी जी जो हैं उनके जो शिष्य थे उनको अगर हम देखें तो आप देखो गांधी जी ने कहा आत्मनिर्भर, उन्होंने खादी दी। हम लोग जो खादी वर्कर्स हैं, मैं तो खादी वर्कर नहीं, जो खादी वर्कर्स हैं, जो खादी संघ चलाते हैं, खादी संगठन चलाते हैं, वे खादी को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। वो खादी आजादी के बाद से आज तक सरकारी सब्सिडी पर निर्भर करती है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या हो सकती है? मैं केवल एक विशेष राजनीति को नहीं कहता, बल्कि संपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, उस सबको जो है मैं ये कहता हूं कि वे लोग सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं और सत्ता के लिए अपना ढोंग रचते हैं। और गांधी जी का उपयोग जो सीमित उपयोग है कि किस तरह से, अभी कुछ दिनों पहले एक प्रश्न उठ रहा था जो शायद मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, उसमें ये उठ रहा था जो गांधी जी ने एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रभाषा की बात की, और उन्होंने ये कहा था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा का काम कर सकती है, लेकिन हम राष्ट्रभाषा जैसी चीज पैदा नहीं कर पाए। और आप देखो जब हमारे यहाँ राजस्थान के मजाक उड़ वो एक लेख लिखा था कि जब अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए राजस्थान में सरकार की ओर से, तो उनका नाम रखा गया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल या महात्मा गांधी आदर्श स्कूल। बोले अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल खुले गए अच्छी बात है, वो इसलिए कि भाई जो धनी लोग हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में जाकर के अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलवाते हैं, तो उसके स्थान पर जो प्रतिभावान बच्चे हैं ग्रामों के, गरीबों के, उन सबको अवसर के लिए सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। लेकिन उस जो थे विद्वान जिन्होंने लेख लिखा है, उन्होंने कहा लेकिन उसका नाम गांधी जी के साथ रखना तर्क संगत नहीं लगता। केवल आप
लोकप्रियता हासिल करने के लिए और गांधी की राजनीतिक विरासत का लाभ लेने के लिए कहीं भी कुछ जोड़ दो तो ये बिल्कुल अतुकांत बात है। गांधी जी के साथ आप इंग्लिश मीडियम जोड़ रहे हैं। संत संत महात्मा गांधी स्कूल थोड़ी खोलेंगे संत तेरेसा की तरह या सेंट पॉल्स की तरह सेंट जॉन्स की तरह। तो आप ये देखो कि गांधी जी को हम ना उनकी भाषा की बात मानते, ना उनकी संस्कृति की बात मानते, उनके जो आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था की बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको भी हम नहीं मानते। हम सिर्फ गांधी जी को पूजनीय बना लिए हैं, जिनको वर्ष में 2 बार उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर प्रणाम करते हैं और बाकी गांधी जी पर मरने के बाद भी प्रहार होते रहते हैं। उनके जो उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वो समर्थकों और विरोधी दोनों के लिए विशाल बना हुआ है। विरोधी उस विशाल प्रतिमा को तोड़ना चाहते हैं और पक्षधर भी उसको केवल एनकैश करना चाहते हैं, उसे रियल सेंस में लागू करना नहीं चाहते। वरना तो क्या कारण है कि आज भी हमें राजनीतिक विकल्पों की आवश्यकता पड़ती है। अगर गांधी को हम एक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वीकार करके और एक आंदोलन की तरह, गांधी लोकप्रिय जब आंदोलन था और अगर गांधीवादी आंदोलन होता है और उसमें हम लोग घुसते हैं तो हो सकता है कुछ परिदृश्य बदले। किंतु अब हम जो सोचने लगे हैं राष्ट्रीय संदर्भ में कम सोचते हैं, ग्लोबल सोचने लगे, भूमंडलीय तरीके से सोचते हैं। हम हमारे यहाँ की शिक्षा को ये देख के नहीं कि हमें राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन वैली में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो लगता है मैं अब 2 मिनट में समाप्त कर दूं। हेलो, हाँ तो मित्रों मैं समझ गया हूँ क्योंकि मेरी तरफ इशारा है, क्योंकि ये समय मैंने ज्यादा ले लिया है और अब शायद भाषण भी थोड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है। समटाइम्स इट हैपेंस और जो मन का आक्रोश है वो कभी सामने बाहर आ जाता है, तो क्षमा चाहूंगा कुछ गलती से कोई बात ऐसी निकली हो। और जैसा मैंने गांधी जी को पढ़ा समझा तो आपके साथ मैंने अपने विचार साझा किए। आपने बड़े शांतिपूर्वक इसे सुना, मेरी बात को समझा और टेक्निकल जो बाधाएं हैं उन बाधाओं की वजह से इतना अच्छा हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाए जो करते रहे थे। तो जल्दी ही ऐसा अवसर आएगा जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और गांधीवादी तरीके से हम मिल करके बातचीत कर पाएंगे। अभी तो हमारी जो आधुनिकतम जो तकनीकी है उसके माध्यम से हमने जुड़ने की कोशिश की। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम ठीक। आपके बहुत आभारी हैं। आपने गांधी जी के आंदोलन से कि किस तरह से गांधी जी ने राजेंद्र जी हम आपके आभारी हैं। आपने आरंभ किया कि गांधी जी ने किस तरह से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस तरह से किसानों की समस्याओं को समझा। अपने गुरु गोखले जी की आज्ञा को मानते हुए पूरे देश को भ्रमण करने के बाद उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझ कर, देश की समस्याओं को समझकर देश में जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसको दिशा दी। उन्होंने जो ग्राम साम्राज्य की उनकी जो संकल्पना थी उसके बताया कि कैसे गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर हम ग्राम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारी आगामी भविष्य में जो वेबिनार होंगी आप हमें लाभान्वित करते रहेंगे, आप हमें ज्ञान से हमें आलोकित करते रहेंगे। धन्यवाद सर। हमारे बीच में हमारे मंत्री जी, श्रम राज्य मंत्री जी श्री टीकाराम जूली जी जुड़ चुके हैं। वो आज उनका थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, अभी वो हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके आभारी